स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 11th की फिज़िक्स न्यू बुक पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी ऑफ 2025 पढ़ रहे हैं और उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है फोर्स ऑफ एंड मोशन। इस चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल नंबर 2.7 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कि है मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में पढ़ा था। मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। फिर उसकी यूनिट पढ़े थे, फिर उसकी डायरेक्शन पढ़ी थी कि डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अलोंग ही होती है। फिर हम लोगों ने फिजिकल मीनिंग ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ मोमेंटम में एक्सप्रेस करेंगे। मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है कि उन्होंने कहा है कि कंसीडर करें हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m है। यानी कि हम एक बॉल पॉइंट की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक बॉल पॉइंट है, ये इसको एक बॉडी के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं। इसका मास m है। जब वो मूव करती है, अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है। कुछ देर बाद अगर हम लोग इस बॉल पॉइंट के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स लगाने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है vi से vf तक, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी बन जाती है इन टाइम इंटरवल t। तो हमारे पास इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। कुछ देर के बाद जब हम लोग उस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं टाइम इंटरवल t, वो हमारे पास जो है एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं टाइम इंटरवल t। तो उस फोर्स लगाने की वजह से जो हमारे पास बॉडी है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो फिर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास। तो एक्सेलरेशन जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम लोग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे vf, जो हमारे पास वेलोसिटी है उसमें से vi माइनस कर देंगे। हम लोग vi माइनस vf क्यों नहीं लिख सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि vi नेगेटिव वी एफ क्यों नहीं लिख सकते, चेंज इन वेलोसिटी में वी एफ नेगेटिव वी आई क्यों लिखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ कि अगर हमारे पास एक रूम है, उसका रूम का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है। कुछ देर बाद उस रूम का टेम्परेचर 32 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो फिर हमारे पास अब वाला टेम्परेचर है उससे अगर हम लोग पहले वाला टेम्परेचर माइनस कर देंगे जो कि हमारे पास 2 आ जाएगा, तो फिर वो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। इसी तरह हम लोग वेलोसिटी में जो चेंज है उसको भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो फोर्स अप्लाई करने के बाद जो वेलोसिटी आई है वो वी एफ आई है फाइनल वेलोसिटी, उसमें से हम लोग पहले वाली वेलोसिटी वी आई माइनस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। तो हम लोग उस बॉडी का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे जिसका मास m था, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रही थी, उसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स f अप्लाई किया इन टाइम इंटरवल t। तो उसके बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो vf होगी। तो फिर अब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम होता है। तो उसका जो एक्सेलरेशन जो होगा फिर हमारे पास कैसे आएगा, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, वी एफ नेगेटिव वी आई इन टाइम t। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बॉडी जिसका मास m है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी में चेंज हो जाती है। तो वो फोर्स जो है वो कितना एक्सेलरेशन देती है, यानी कि वो फोर्स जो कि उस बॉडी पे लगती है जिसका मास m है इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस बॉडी पे जो फोर्स लगती है वो कितना एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करती है या कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की, फिर उस यूनिट टाइम पर उसको डिवाइड कर लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन बाय फोर्स आ गया। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई ओवर
टी, तो इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एक्सलेरेशन है हमारे पास, जो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास होता है F इजिकल टू एम ए। हम लोगों ने एक्सलेरेशन एक को सेपरेट करना है एक्सलेरेशन को, तो हमारे पास m यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सलेरेशन होगा ए इजिकल टू एफ ओवर एम। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, फिर ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? अगर हमारे पास इनकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम आएंगी, तो हम लोग इनकी राइट सेम है यानी कि इक्वल है, तो फिर इसलिए हम लोग इनकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल रखेंगे। जब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया, तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी F ओवर एम वेक्टर फोर्स ओवर m इज इक्वल टू इक्वेशन 1 हमारे पास थी वी एफ नेगेटिव वी आई ओवर टी। हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करने से हमारे पास ये वाली एक चीज़ आ गई। अब देखिए अब हम लोग फोर्स को जब एफ टी से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास एफ टी आ जाएगा, और हमारे पास फिर हम लोग इस मैस को चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम इंटू वी एफ नेगेटिव वी आई आ गया, जो कि इट इम्प्लाइज, हम यहाँ पे मैंने इट इम्प्लाइज लगाया है, यानी कि स्टेप्स आगे बढ़ा रही हूँ, लेकिन आप क्योंकि मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है, लेकिन आपने स्टेप टू स्टेप नीचे लिखना है एग्जाम्स में। तो हमारे पास जब ये चीज़ आ गई, इन दोनों एफ को टी से मल्टीप्लाई करवा के और मैथ्स को चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास जो चीज़ अब बन गई, फिर हम लोगों ने ये जो मैस है इसको चेंज इन वेलोसिटी के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ नेगेटिव एम वी आई आ गया। अब देखिए हमारे पास जो मोमेंटम है वो तो मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास मैस है और ये फाइनल वेलोसिटी है, तो मैस के साथ फाइनल वेलोसिटी दी गई है, यानी कि हमारे पास ये फाइनल मोमेंटम होगा, और ये हमारे पास मैस है, फिर इसके साथ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, तो हमारे पास जो है वो ये इनिशियल मोमेंटम होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम जो है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट की इक्वल है। तो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी कि एम वी आई जो है वो इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का, एम वी एफ जो है फाइनल मोमेंटम है बॉडी का, और इक्वेशन 3 है हमें वो शो करवाती है चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि वो हमारे पास ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है, और टाइम भी वही टाइम है जिसके लिए फोर्स लगी हो। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बन सकती है। जब हमारे पास ये टी हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आ जाएगी, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए इक्वल होता है, और जब हमारे पास टी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैस तो ऑलरेडी है, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम जो है हमारे पास वो एक्सीलरेशन की इक्वल आ जाएगा, तो फिर हमारे पास ये टर्म जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहलाएगी। और इसी टर्म को हम लोग इसी जनरल टर्म को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास हम लोगों ने जो हेडिंग दी है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम की टर्म में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को लिखने से पहले या स्टेटमेंट को देखने से पहले आप लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें, ताकि आपको स्टेटमेंट की अच्छी से समझ आ सके। तो स्टेटमेंट हमारे पास हम लोगों ने अभी इक्वेशन 3 में देखा कि हमारे पास इक्वेशन 3 एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ नेगेटिव एम वी आई थी। तो हमारे पास जब हमारे पास टी जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो एफ इजिकल टू एम ए के इक्वल ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास जब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की जो ये एक इक्वेशन तो थी, लेकिन हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, या ये इक्वेशन क्यों जनरेट हुई, या ये जनरल इक्वेशन क्यों जनरेट हुई, उसकी वजह क्या है, इसके जनरेशन क्यों हुई, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, जब बॉडी हमारे पास अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है और उसका जो मैस है वो कांस्टेंट रहता है, जब उसका मैस कांस्टेंट रहता है तब हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। लेकिन जब बॉडी अगर मूव कर रही है, उसका मैस जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसके लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसको हम लोग जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसलिए हम जो कि
ऐसी बॉडी के लिए यूज़ होती है जिसका जो मास कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया, दिस इज़ मोर जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बहुत ज़्यादा जनरल फॉर्म है, बिकॉज इट कैन बी इजीली बी अप्लाइड फॉर द केसेस, क्योंकि ये उन केसेस के लिए इजीली अप्लाई हो सकती है जहाँ जिसमें मास कांस्टेंट नहीं हो। अब हम देखते हैं कि सोचें आप लोगों की ऐसी कौन सी मूविंग बॉडी है जो कि मूव कर रही है लेकिन उसका मास कम होता जा रहा है। ये सोचने वाली बात तो है ना, यानी कि उसका मास चेंज होता जा रहा है, हो रहा है, बढ़ भी रहा है, ज़्यादा भी हो रहा है और कम भी हो रहा है। तो आप एग्जाम्पल देख लें रॉकेट की। जब एक रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसका फ्यूल जो है वो बर्न होना शुरू होता है, तो उसकी जो गैसेस होती हैं वो इजेक्ट हो रही होती हैं, जो कि उस रॉकेट को अपवर्ड थ्रस्ट करवाती हैं, यानी कि गैसेस जो है वो हवा के ऊपर प्रेशर लगाती हैं जो कि उस रॉकेट में से ही इजेक्ट हो रही होती है और रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर जाता है। और उन गैसेस के इजेक्ट होने की वजह से और फ्यूल बर्न होने की वजह से उस रॉकेट का जो वेट है वो कम होता जाता है। सिमिलरली अगर आप लोग बैलून में देख लें, बैलून की एग्जाम्पल देख लें, तो बैलून की में जब हवा कम होती जाती है तो वो बैलून जो है वो ऊपर की तरफ थ्रस्ट करता जाता है। तो इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल जो है वो आगे, एज रॉकेट एक्सीलरेट, जैसे जैसे बॉडी रॉकेट जो है वो एक्सीलरेट होता जाएगा, इट लूजेज मैसेज, उसका जो मैस है वो लूज होता जाएगा, बिकॉज इट्स फ्यूल इज़ बर्नड, क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो बर्न होता जाएगा, एंड एजेक्टेड टू प्रोवाइड ग्रेटर थ्रस्ट, और वो ऊपर की तरफ, और उसकी जो गैसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजेक्ट होती रहेंगी, ताकि हमारे पास जो थर्स्ट है वो ग्रेटर हो, यानी कि हमारे पास जो रॉकेट है वो ज़्यादा ऊंचा उड़े। टॉपिक है वो है इम्पल्स। इम्पल्स देखिए, इम्पल्स क्या चीज़ होती है। किसी भी बॉडी पर अगर हम लोग शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा फोर्स लगा दें तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास इम्पल्स होगा। फोर्स का हम लोग एवरेज प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि जब हम लोग अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो वो फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कि अगर हम लोग एक बॉडी पे लार्ज फोर्स लगा रहे हैं फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम तो वो फोर्स जो है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती रहती है, इस वजह से वो कांस्टेंट नहीं रहती। और हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम जो है वो हमारे पास इम्पल्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, हम लोगों ने उस फुटबॉल को किक किया, उसको किक करने में हमें जो टाइम है वो शॉर्ट लगा, टाइम थोड़ा लगा, लेकिन उस फुटबॉल को हम लोगों ने अपनी पूरी फोर्स के साथ किक किया, तो जो हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास लार्ज है। तो फिर हम लोगों ने जब उस फुटबॉल को अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है वो किक किया तो उसकी जो हमारे पास जो फोर्स होगी वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इम्पल्स जो है वो प्रोडक्ट है एवरेज फोर्स का और टाइम का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इम्पल्स की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? व्हेन अ लार्ज फोर्स act on a body for a very short interval of time, then the product of average force and time for which the force act is called impulse। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जैसे मोमेंटम वाले केस में देखा था कि उसमें हमारे पास स्मॉल मैस होता था या लार्ज मैस होता था, स्मॉल वेलोसिटी होती थी, लार्ज वेलोसिटी होती थी। तो इन सारी चीज़ों के साथ सेपरेट काम करने से हम बेहतर है हम लोगों ने एक ही क्वांटिटी जो है वो बना ली, जो कि थी मोमेंटम। तो इसी तरह हम लोग जो है वो इम्पल्स वाले केस में भी शॉर्ट टाइम और लार्ज फोर्स के साथ काम को, शॉर्ट टाइम और लार्ज फोर्स को कंसीडर करने से बेहतर है कि हम लोग इनके प्रोडक्ट को कंसीडर कर लें, जो कि है हमारे पास इम्पल्स की इक्वल आता है। तो हमारे पास इम्पल्स का डेफिनेशन भी यही है, व्हेन द लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट, यानी कि वो टाइम जिसके लिए फोर्स एक्ट करती है, यानी कि थोड़े टाइम के लिए फोर्स एक्ट करती है, तो हम लोग कह सकते हैं टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स।
इम्पल्स की मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास। इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। तो इम्पल्स जो है आपको पता है कि फोर्स और टाइम का जो है प्रोडक्ट है। फोर्स हमारे पास एवरेज फोर्स भी हो सकती है, क्योंकि फोर्स इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती रहती है। तो अब देखें, फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स के एक्स कंपोनेंट भी होते हैं, वाई कंपोनेंट भी होते हैं। तो फोर्स और टाइम का जब हम लोगों ने प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास इम्पल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो फिर हमारे पास फिर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इम्पल्स की डायरेक्शन भी वही होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पर इम्पल्स के यूनिट्स आ गए हैं हम, यानी कि हमारे पास इम्पल्स का यूनिट क्या क्या होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। हमारे पास ये इम्पल्स का यूनिट आ गया न्यूटन सेकंड, लेकिन हम लोग इस यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हम लोगों ने मोमेंटम वाले टॉपिक में पढ़ा था कि न्यूटन सेकंड को किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है, और इम्पल्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर अब आपके पास इम्पल्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको यहाँ से लेकर फिर उसकी इम्पल्स की डेफिनेशन, फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फिर उसका यूनिट अगर लिखेंगे तो ये इनफ होगा। तो यूनिट हमारे पास क्या है, द ऐसे यूनिट ऑफ इम्पल्स इज किलोमीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यानी इम्पल्स का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, जिसको हम लोग इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ न्यूटन सेकंड। इसको हम लोग न्यूटन सेकंड की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पल्स वाले टॉपिक में हमें एक एग्जांपल दे दी गई थी, जिसमें इम्पल्स का कॉन्सेप्ट समझाया गया था। तो हम लोगों ने फिर उस एग्जांपल को इस हेडिंग के साथ लिख लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स विद एग्जांपल। मैंने तो आप लोगों को फुटबॉल की एग्जांपल के साथ समझाया था कि अगर हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं तो किक करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम अपनी पूरी फोर्स के साथ उस फुटबॉल को किक करते हैं। तो हमने अपनी पूरी फोर्स के साथ उस फुटबॉल को किक किया, तो फोर्स हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट जो है वो चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास इसी तरह जब हम एक बैट है, जब वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो तब भी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती रहती है ड्यूरिंग कोलिजन। तो यही चीज़ हमारे पास उस एग्जांपल में बताई गई है। समटाइम्स द अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट कांस्टेंट। कुछ कभी कभी जो अप्लाइड फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं वो कांस्टेंट नहीं रहती, एंड इट एक्ट्स फॉर शॉर्ट टाइम, और हमारे ये शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बैट हिट्स अ क्रिकेट बॉल, यानी कि अगर हमारे पास एक बैट है वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है, द फोर्स सर्टेनली वेरीज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। फोर्स जो है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द कोलिजन। इस केसेस में हमारे पास इस केस के लिए हम लोग या तो शॉर्ट टाइम के साथ डील करेंगे, या तो हम लोग लार्ज फोर्स के साथ डील करेंगे। लेकिन हम इम्पल्स को स्टडी कर रहे हैं, और इम्पल्स जो है हमारे पास वो शॉर्ट टाइम और लार्ज फोर्स का प्रोडक्ट है। तो इन दो शॉर्ट टाइम और लार्ज फोर्स के साथ सेपरेटली डील करने से बेहतर है कि हम लोग शॉर्ट टाइम और लार्ज फोर्स के प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इम्पल्स है। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यही लिखी गई है, इन सच केसेस इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू डील विद द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंस्टेड ऑफ ईथर क्वांटिटी अलोन। यानी कि हमारे पास इस तरह केसेस में जो प्रोडक्ट फोर्स के टाइम और फोर्स के जो प्रोडक्ट के साथ डील करना ज़्यादा आसान होगा, बजाय एक क्वांटिटी के साथ डील करने से।